हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब आज हम लोग आ गए हैं अपने कंट्रोलिंग के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने कंप्लीटली कंट्रोलिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। पहले लेक्चर के अंदर हमने अपने कंट्रोलिंग के मीनिंग और कंट्रोलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट किया था। और सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप किया था अपनी कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस के साथ में कि कंट्रोलिंग की क्या क्या होंगी लिमिटेशंस। उसके बाद आज हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल आखिरी आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा, जिसका नाम क्या होगा, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग। उसके पहले हम लोगों ने सेकंड लेक्चर के अंदर एक रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में डिस्कस किया था। तो आज ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, मैंने आप लोगों से कहा था कि 2 दिन में चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो आज ये सेकंड डे ही है, चैप्टर ओवर होने को है हमारा। तो टॉपिक का नाम क्या है आप लोगों का, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग। क्या क्या सर बेनिफिट्स होंगे कंट्रोलिंग के। हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने वहां पे बात की थी कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर जो प्लानिंग होगी वो क्या होगी, प्लानिंग यानी कि कंट्रोलिंग क्या होगी, ब्लाइंड है, किसके बिना, प्लानिंग के बिना। ये वाली सारी बातें हमने डिटेल में कर ली थी। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो है कि कंट्रोलिंग हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करके जाती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें कंट्रोलिंग के बेनिफिट्स के अंदर अपने पॉइंट्स के बारे में, तो टोटल हमारे पास 5 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, accomplishment of organizational goals, accuracy of standards can be judged, motivation of employees and ensuring order and discipline। तो क्या कहना चाह रहा है सर ये सारी की सारी बातें, इनको हम लोग बात करते हैं। नंबर 1, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले नंबर पे फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, देखिए ध्यान से, याद कीजिए मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर, सीए बनने वाला। आप लोग क्लास 11th में थे, आपने प्लान बनाया कि हाँ मैं आर्ट्स लूं, साइंस लूं या कॉमर्स लूं। तो आप लोगों को पता है जब बनना सीए है यार, मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर है, सीए के ऊपर। तो ऑब्वियसली प्लानिंग का जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, आप लोगों का कॉमर्स लेना। अब क्लास 12th के बाद आपके पास फिर से एक ऑप्शन था कि अब फाउंडेशन के बाद फाउंडेशन अभी स्टार्ट करें या ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग अपनी सीए स्टार्ट करें। तो आपने अपना फिर से एक प्लान बनाया कि नहीं, अगर मैं आफ्टर बीकॉम करूंगा या आफ्टर ग्रेजुएशन करूंगा तो मुझे बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो इसलिए आपने क्या सजेस्ट किया कि नहीं, मुझे तो क्लास 12th के बाद ही स्टार्ट करना है। ये भी आप लोगों ने क्या बनाया, एक प्रॉपर प्लान बनाया। तो कहने का मतलब ये सब चीजें आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप लोग बना रहे हो अपने स्टैंडर्ड्स। क्या बना रहे हो, स्टैंडर्ड्स। अब अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, तो ये कहता है कि हर एक डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स है, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट बेसिकली क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। क्या है, लिंक। जैसे कि मैंने अपने क्वेश्चन के लिए, मैंने अपने पॉइंट में एग्जांपल ले रखा है कि ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क लाइक सेल्स, प्रोडक्शन एंड परचेज डिपार्टमेंट। अब थोड़ा सोच के देखिए, परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का और कम रेट पे लेकर के आना, यानी कि अच्छी क्वालिटी का और कम प्राइस पे लेकर के आना। ये काम किसका होता है, परचेज डिपार्टमेंट का होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, उस सामान को जब वो लेकर के आएगा उसको फिर प्रोड्यूस करने का काम किसका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। सेल्स डिपार्टमेंट का काम किसका है, सामान जैसे ही बन जाएगा तो उसको सेल यूनिट तक पहुंचाने का, उसको सेल करने का काम किसका होगा, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का। तो ये जो तीनों यूनिट है ना, ये क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड होती है। इसका मतलब कंट्रोलिंग बेसिकली क्या करती है, अब मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट की बात करता हूं। हमने परचेज डिपार्टमेंट को एक टास्क दिया था, क्या करने का टास्क दिया था कि सर आपको इतनी क्वांटिटी लेकर के आनी है और इस प्राइस पे लेकर के आनी है। मतलब जो स्टैंडर्ड दिए गए थे वो हमारे परचेज डिपार्टमेंट ने प्रॉपर तरीके से पूरे किए। हमने कहा ओके है। ऐसे ही हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने बोला था जब आप सामान प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी इतनी आनी चाहिए, और इतना वेस्टेज हम लोग एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा अगर किया तो आप लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल रहेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वही काम किया, जितना उन्हें बोला गया था बनाने के लिए उतने उन्होंने सामान बना के दे दिया, उतनी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हुई, तो इनकी कंट्रोलिंग जो है वो भी ओके है। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे आगे गड़बड़ कर दी। अब जो सामान हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया था ना, सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसको काफी टाइम लगा दिया उसको बिकने में, यानी कि बहुत लगा के चलिए सामान बन तो बहुत पहले गया था, बट कंप्लीटली वो टास्क खत्म होने के लिए उन्होंने, सेल्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया। अब इस टाइम कंज्यूमिंग की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा उतनी सैलरी इनको ज्यादा देनी पड़ेगी सेल्स डिपार्टमेंट वालों को। इसका मतलब ये हर एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, ये कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस
डिपार्टमेंट्स। तो हर जगह पे हम लोगों को, हर एक्टिविटी पे हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप खाली सेल्स डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहे हो बट प्रोडक्शन को या परचेज को कंट्रोल नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट को आप लोगों को इंडिविजुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए तो हमने लिमिटेशन पढ़ी थी एट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्टली प्रोसेस होती है ये, कि हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोसेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉस्टली जाएगा। क्लियर हो गया? तो कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या मिल जाता है आप लोगों को, कि कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सेकंड पॉइंट, सेकंड आप लोगों को बोलता है अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब मान लीजिए आपने जब अपने बिजनेस के लिए प्लान सेट किए थे, आपने अपने बिजनेस के लिए जब स्टैंडर्ड सेट किए थे, तो मेन मोटिव यही था कि हम लोगों को अपने बिजनेस को लगा के चलिए 10 लाख के प्रॉफिट तक लेके जाना है। ये क्या था आप लोगों का टारगेट, ये क्या था आप लोगों के स्टैंडर्ड थे। अब पूरा साल है आप लोगों के पास। अब सोच के देखिए आप लोगों ने क्या किया, अपने पूरे के पूरे साल को ना 2-2 मंथ्स के टुकड़ों में अपने स्टैंडर्ड्स में डिवाइड कर दिया। भाई आने वाले 2 महीने में कम से कम हमें इतना टारगेट अचीव करना है, आने वाले अगले 2 महीनों में हमें इतना टारगेट अचीव करना है, आने वाले अगले 2 महीनों में हमें फिर से इतना टारगेट अचीव करना है। तो जब आप लोग इस तरीके से टास्क को परफॉर्म करेंगे ना, कि अपने पूरे टास्क को स्मॉल 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, तब आप लोग अपने गोल्स को अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया था, मान लीजिए मैं हूं, मुझे क्या बनना है, सीए बनना है। क्लास 11th के अंदर मुझे पता है कि मुझे कम से कम भी 95% मार्क्स चाहिए, मुझे सीए बनना है। तो इसका मतलब मैं मार्क्स लेकर के आया, मतलब मैंने स्टैंडर्ड को सक्सेसफुली अचीव कर लिया। क्लास 12th के अंदर मेरे को पता था मेरे को 99% मार्क्स चाहिए, मेरे 99% मार्क्स आए। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसको अचीव किया। उसके बाद फिर मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि मुझे फाउंडेशन के अंदर 360 मार्क्स चाहिए, मैं मार्क्स लेकर के आया, मैंने वो चीज अचीव कर ली। तो कहने का मतलब हम लोग जब पूरे टास्क को स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है ना, उनको बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बट ये हो कैसे रहा है, ये हो रहा है कंट्रोलिंग के थ्रू। कैसे सर, कंट्रोलिंग के थ्रू? आप लोगों ने कहा कि 11th में 95% मार्क्स स्टैंडर्ड सेट किया, मार्क्स आ भी गए, मतलब कंट्रोलिंग हुई ना। कैसे हुई कंट्रोलिंग, वही प्रोसेस याद करो। स्टैंडर्ड सेट हुआ 95% मार्क्स, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया 95% मार्क्स। इसका मतलब डेविएशन आई नहीं, और इसका मतलब जब आई नहीं तो करेक्टिव एक्शन की नीड नहीं होगी। आई थिंक यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे आप लोगों को क्लास 12th के अंदर 99% मार्क्स दिलवाने, लेकिन उसके लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड सेट कैसे होंगे, कि भैया मेरे मंथली टेस्ट के अंदर आपकी रिपोर्ट मुझे 90% चाहिए, 99% चाहिए। आपने पहले महीने की रिपोर्ट आई आप लोगों की 92% मार्क्स, बताइए जरा स्टैंडर्ड कितने का था, 99 का। आप लोगों की रिपोर्ट कितनी बनी, 92। डेविएशन है कि नहीं है? मैंने आप लोगों के पेरेंट्स को फोन कर दिया, आपका बच्चा पढ़ता नहीं ढंग से, आप ढंग से इसको काम नहीं कराते हैं, ये नहीं करते हैं, ये वो नहीं करते, मतलब उनको बहुत ज्यादा मैंने बोला। अब सोच के देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बच्चे के दिल पे चोट लगी, और इसका मतलब उसने आगे से पढ़ना शुरू कर दिया। परसेंटेज कितने आने शुरू हो गई, 99% मार्क्स आने शुरू हो गए। सेकंड महीने की रिपोर्ट आई 97% मार्क्स, अभी भी कमियां हैं, उसको और इंप्रूव कराएगा। मतलब धीरे 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 कर करके कंट्रोल हो रही है ना चीजें। जब कंट्रोल होगी तो नेसेसरी टेक ए करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट आप लोगों को बोलता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब जब आप लोग अपनी कंट्रोलिंग की प्रोसेस को डन करते हैं ना, तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस को डन करने के लिए आपके ना स्टैंडर्ड की जो एक्यूरेसी है ना, वो भी मेजर होती है। सर कैसे वो भी मेजर होती है, ध्यान से देखिए। कह रहे वर्क इज परफॉर्म्ड एज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन देन इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन सो दैट दे डू नॉट अकर अगेन इन फ्यूचर। मान लीजिए अगर आप लोगों ने कोई गलती की थी, अब गलती पता कैसे लगेगी, जब डेविएशन आएगा। मान लीजिए आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को टास्क दिया, आप मेरे एम्प्लॉय हैं, मैंने आपको टास्क दिया, सुनिए ध्यान से। आपको मैं 1 महीने का टाइम देता हूं, और 1 महीने के अंदर अंदर ना आप लोगों को 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। अब 1 महीना पूरा का पूरा बीत गया, तो बताओ मेरा स्टैंडर्ड कितना था, 1000 यूनिट्स। 1 महीना पूरा होने के बाद आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ यूनिट्स कितने बनाई, 800 यूनिट्स बनाई। मतलब बताइए जरा, क्या आप लोगों का जो स्टैंडर्ड था क्या वो अच्छे से मैच कर रहा है क्या, नहीं सर, 200 की डेविएशन आ रही है। बननी कितनी चाहिए थी, 1000, बनी कितनी है, 800। तो जो 200 की नेगेटिव डेविएशन है, बताइए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेविएशन को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के बाद अब हमने आपसे पूछा कि बताइए जरा ये जो 200 यूनिट्स आपने कम बनाई, उसके रीजन क्या था। तो आपने कहा कि मैंने तो बाहर का कुछ अड़ंग अड़ंग खा लिया था, मेरी 15 दिन तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं यूनिट्स कम बना पाया। अब जरा सोचकर देखिए यहाँ पे,
आने वाले टाइम में मतलब अब इसका करेक्टिव एक्शन क्या निकल कर आएगा, सोच के देखिए भाई। ऑब्वियसली भाई काम करते रहते टाइम पे आप लोग बाहर की चीजें नहीं खाएंगे, यहां तक कि अगर मैं बात करूं सिंपली तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं ना वो किस बेसिस पे करते हैं, आप लोगों की स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी मेंटेन होती है इस चीज से। यानी कि आपने जितना सोचा गया था, तो बताइए स्टैंडर्ड के आजू बाजू में आप लोग घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे। मैंने आपसे कहा 99% मार्क्स आने चाहिए, आपके 98.75% मार्क्स आ गए। इसका मतलब ये आपकी जो स्टैंडर्ड है वो एक्यूरेट स्टैंडर्ड है। अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने क्लास 10th में लिए थे 50% मार्क्स, क्लास 11th में लिए आप लोगों ने कितने 52% मार्क्स, और आप स्टैंडर्ड बना के बैठो क्लास 12th के लिए 98% मार्क्स का, तो क्या वो स्टैंडर्ड एक्यूरेट है? क्या उस स्टैंडर्ड के अंदर कोई एक्यूरेसी है? नहीं। तो कंट्रोलिंग बेसिकली आप लोगों को क्या बताता है कि आपके स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी भी कितनी लेवल की है। भाई 100% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है, 95% एक्यूरेसी है, तो ये चीजें भी चेकआउट होती है यहाँ पे हमारे कंट्रोलिंग से, ये बेनिफिट हमें मिल जाता है। फिर आता है आप लोगों के पास मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। अब मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, आप लोगों के ना हर एक एम्प्लॉय के लिए बात पता है एडवांस के अंदर कि भैया उसको क्या करना है, उसको काम किस तरीके से करना है, एम्प्लॉय को परफॉर्म किस तरीके से करना है, मतलब सारी बातें हमारे एम्प्लॉय को पता है कि एज पर स्टैंडर्ड कैसे काम को करना है, उसको पहले से बता दिया गया था। अब हम लोगों के जब एम्प्लॉय को सब बातें पहले से पता ही हैं, तो इसका मतलब प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, प्री डिटरमाइंड गोल्स, प्री डिटरमाइंड प्लान्स ऑलरेडी फिक्स्ड हुए पड़े हैं, तो उसको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब अगर वो बंदा उस हिसाब से काम करेगा, देन उसको क्या मिलेगी, एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिलेगा, प्रॉपर उस बंदे को प्रमोट हम लोग करेंगे, तो ये भी बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को किसका, कंट्रोलिंग का। तो जब हम लोग चीजों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड। तो ये भी बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। जैसे हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है हम लोगों को प्रमोशन मिलेगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, तो इसका मतलब हम लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मोटिवेट। क्लियर हो गया। लेकिन कब, जब हमारे स्टैंडर्ड्स एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करेंगे। क्लियर है भाई, तभी तो पता पता लगेगा कि आप लोगों ने काम 100% तरीके से किया ही है। जब मैं आप लोगों को काम बोलूंगा ही नहीं कि इसको 3 दिन में खत्म करके देना है, और आप लोग लगा रहे हो उसके लिए 10 दिन, तो जब उसके लिए कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। एट लास्ट आप लोगों के पास आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। क्या मतलब है सर इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन? देखिए, कह रहे एवरी एम्प्लॉय आर गिवन टारगेट्स एंड फिक्स्ड वर्क टू मेंटेन डिसिप्लिन, दे वर्क एज पर देयर रूल्स एंड ट्राई टू अचीव द मिनिमम टारगेट्स विद इन द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर एक एम्प्लॉय को पता, पहले से टारगेट बता दिया जाता है कि आपको इतना टास्क परफॉर्म करना है इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो इसका मतलब अगर वो बंदा टाइम के ऊपर काम नहीं करता, तो इसका मतलब वो बंदा प्रॉपर तरीके से ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, वो बंदा प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन्ड भी नहीं है। लेकिन अगर एक हमारा एम्प्लॉय प्रॉपर टाइम पे काम को पूरा करके दे रहा है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पूरा करके दे रहा है, मतलब वो अपने ऑर्डर्स को भी फुलफिल कर रहा है, देन अपने डिसिप्लिन को भी मेंटेन करके चल रहा है। तो इससे भी हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। आई होप यहां तक आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल्ड चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंट्रोलिंग खत्म होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, नंबर 1 इज मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, सेकंड हमने पढ़ा फिर अपना कंट्रोलिंग की पूरी डिटेल्ड प्रोसेस, फिर हम लोगों ने पढ़ा था अपना लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, फिर हमने पढ़ा इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, फिर हमने पढ़ा इसके अंदर अपना क्या, कंट्रोलिंग के बेनिफिट्स, क्या क्या कंट्रोलिंग के हम लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यही सारे टॉपिक्स आप लोगों को मैंने पढ़ाने थे, और हमारा चैप्टर यहीं पर आके हो जाता है कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच गाइस। इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, नोट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, और इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना, और जो भी डाउट्स आप लोगों के हो वो आप लोग मुझसे क्लास के अंदर डिस्कस कर लेना। थैंक यू गाइस।